सभी का स्वागत है रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो यूरिन रहता है तो इसका जो सैंपल रहता है उसका हम कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी मेथड ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन। डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज करके क्या करते हैं हम यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूरिन एनालिसिस, है ना। यूरिन एनालिसिस मतलब क्या, जो यूरिन रहता है उसमें हम क्या क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग देखेंगे, क्या क्या नॉर्मल फाइंडिंग देखेंगे, उसका हम पूरा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट देखते हैं हम यूरिन सैंपल कलेक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिनरी यूरिन फॉर एग्जामिनेशन यूरिन इज कॉल्ड यूरिन सैंपल कलेक्शन। स्मॉल क्वांटिटी में क्या करना, यूरिन का सैंपल लेना, किस लिए लेना, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में क्या हम करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। किसी भी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, किसी भी एबनॉर्मलिटी या डिजीज का पता लगाने के लिए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरिन सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसकी मेथड्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड क्या होती है हमारी, रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रैंडमली हमको क्या करना है, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है। रैंडम का मीनिंग क्या होता है, रैंडम मतलब क्या कि किसी भी समय कर लेंगे, किसी भी समय क्या कर सकते हैं हम यूरिन का सैंपल ले सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो आपने उसको क्या करा है, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के लिए सजेस्ट करा है, तो आप क्या करोगे, उसी समय पे क्या करोगे, उसका यूरिन सैंपल भी कलेक्ट कर लोगे। मतलब आपने क्या करा पहले से, मतलब कि आपने टाइम को सिलेक्ट नहीं करा था कि इस समय आपको सैंपल देना है, जिस टाइम पेशेंट आया उसी समय आपने क्या कर लिया, उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया, है ना। तो इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन। मतलब किसी भी समय पे क्या कर लेना, पेशेंट का जो यूरिन है उसको सैंपल को कलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड क्या होती है हमारी जो मेथड होती है, वो होती है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमको क्या करना है, यूरिन का सैंपल लेना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या होगी इसकी, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन में क्या करेंगे हम, अर्ली मॉर्निंग पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे इसमें, अर्ली मॉर्निंग क्या कर लेंगे हम, पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या होती है, कैथेटर सैंपल कलेक्शन, है ना। नाम से पता चल रहा है कि कैथेटर सैंपल कलेक्शन मतलब क्या कि कैथेटर की हेल्प से क्या करते हैं अपन, यूरिन का सैंपल लेते हैं, है ना। कैथेटर लगाते हैं पेशेंट को, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो ऐसी मेथड जिसमें हम कैथेटर लगा के सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैथेटर सैंपल कलेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट हमारी मेथड होती है, वो क्या होती है, सुप्राप्यूबिक मेथड फॉर यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, इसमें नाम क्या रहा है, सुप्राप्यूबिक, है ना। जो प्यूबिक हमारी बोन होती है, जो प्यूबिक वाला एरिया रहता है ना, वहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है सुप्राप्यूबिक रीजन में। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सुप्राप्यूबिक रीजन में जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है ना। तो यूरिन जहाँ स्टोर होता है वहीं पर हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, नीडल की हेल्प से या फिर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ऐसी मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, सुप्राप्यूबिक जो रीजन रहता है वहाँ पर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवा के क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राप्यूबिक मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। क्लियर है। ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की 5 मेथड होती है जिसके द्वारा हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम एक एक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन क्या होता है, रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन, है ना। तो हमको पता है कि रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन क्या होता है। आगे हम इसके बारे में बात करिए कि रैंडमली क्या करना, किसी भी समय पेशेंट का यूरिन कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर क्या लिखेंगे, यूरिन सैंपल कलेक्शन एट एनी टाइम। ठीक है, हमारा जो रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो यूरिन देता है उसका जो सैंपल रहता है कलेक्शन कब करते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम ऑफ अ डे, मतलब दिन के किसी भी समय पर हम यूरिन का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ये क्या होती है, मोस्ट
मोस्ट कॉमन यूजेबल मेथड होती है, मोस्ट कॉमन यूजेबल मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो क्या होती है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या नहीं होती है, नॉट अ रिलायबल मेथड, नॉट अ रिलायबल मेथड, और क्या बोल सकते हैं, नॉट अ एक्यूरेट मेथड। ठीक है, क्या क्या देखा हमने कि जो यूरिन सैंपल कलेक्शन की हमारी मेथड है जिसका नाम है रैंडम, क्या करना, रैंडमली क्या करना, यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करना है ना। तो फर्स्ट चीज हमने देखी कि रैंडम यूरिन कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि दिन के किसी भी समय आप क्या कर लो, यूरिन का सैंपल ले लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है यहाँ पर कि मोस्ट कॉमनली यूजेबल मेथड होती है, मतलब जितनी भी हमने 5 मेथड देखी है सैंपल को कलेक्ट करने की, है ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा क्लिनिकल सेटिंग में जो यूज होती है वो कौन सी होती है, हमारी रैंडम यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड होती है। मतलब जब पेशेंट आता है उसी समय पर हम यूरिन का सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, बट ये क्या होती है, नॉट अ रिलायबल मेथड, ये क्या नहीं होती है, रिलायबल मेथड नहीं होती है। ठीक है, रिलायबल मेथड नहीं होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट अ एक्यूरेट मेथड, मतलब जो ये मेथड होती है ये क्या होती है, रिलायबल भी नहीं होती है और एक्यूरेट भी नहीं होती है, मतलब आपको ये प्रॉपर जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सही रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, पर इससे अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस इसके जो यूरिन है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या नहीं होती है, रिलायबल मेथड नहीं होती है और एक्यूरेट मेथड नहीं होती है। क्लियर है इतना? उसके बाद में आगे हम देखेंगे इसको हम क्यों यूज करते हैं, सैंपल यूज ओनली फॉर आइडेंटिफाई बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, इस मेथड का यूज हम ओनली किस लिए करते हैं, हमारे यूरिन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, मतलब कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडमली यूरिन का सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम सेकंड मेथड के बारे में लिख लेते हैं। सेकंड मेथड कौन सी लिखी है हमने, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 24 आवर्स का यूरिन लेते हैं, 24 आवर्स ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं टाइम, फॉर एग्जाम्पल क्या टाइम होगा इसमें, 8 AM to 8 AM। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन, नाम से पता चल रहा है टाइम स्पेसिमेन मतलब कि एक टाइम पे ही अपन को लेना है। ठीक है, तो 24 आवर्स में क्या कर सकते हैं हम, 24 आवर यूरिन सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रख लो कि 8 AM पे क्या करा है आपने, पेशेंट का यूरिन का सैंपल लिया है ना, तो अगले 24 घंटे बाद आप क्या करोगे, दूसरे दिन सुबह 8 AM पे क्या करोगे, उसका वापस से सैंपल कलेक्ट करोगे, है ना। तो ऐसी मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, 8 AM पे या अर्ली मॉर्निंग क्या कर लेते हैं, जो 8 AM देता है हमारा उसमें हम सैंपल कलेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद में अगले 24 घंटे में फिर से दूसरे दिन 8 AM पे उसका सैंपल लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं हम, इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या होगा उसका, फॉर आइडेंटिफाई प्रोटीन यूरिया। ठीक है, इसके आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं हम ये प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया कब होगा, जब पेशेंट को क्या हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद हम क्यों कर सकते हैं, इसका इंडिकेशन हो क्या हो सकता है, यूरिया क्रिएटिन, यूरिया क्रिएटिनिन। इसकी वजह से हो रहा है ये रीनल फेलियर। ठीक है, क्या देखा हमने, रैंडमली हम क्या टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन में हमने क्या देखा कि 24 आवर का हम क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। इसके इंडिकेशन की बात करें, मतलब कि ऐसा सैंपल कब लिया जाता है, जब क्या करना, हमको आइडेंटिफाई करना है प्रोटीन यूरिया। यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन। ठीक है, यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है उसका पता लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 AM पे सैंपल ले लेंगे, उसके बाद
अगले 24 घंटे पे फिर से एक सैंपल ले लेंगे, है ना। दोनों सैंपल को क्या करेंगे, मैच करेंगे कि उसमें जो यूरिन प्रोटीन था वो प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यूरिन जो है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो अब कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, किडनी के नेफ्रॉन से, ठीक है। तो जब किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की जो किडनी रहती है वहाँ के जो नेफ्रॉन्स रहते हैं, है ना, वहाँ वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर उसको डिसीज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो यूरिन रहता है वो प्रॉपर्ली क्या नहीं हो पाता है, छन नहीं पाता है ना। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो प्रोटीन रहता है वो भी हमारे यूरिया के साथ में बाहर आने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। तो इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है हमने, यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है। अब क्रिएटिनिन क्या होता है, यूरिया का वर्क हमको समझ में आ रहा है, यूरिन। क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उसके ब्रेकडाउन के बाद में जो लास्ट हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचता है या फिर जो वेस्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइड में क्रिएटिनिन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। कहाँ से आता है ये, कहाँ से बनता है ये, ब्रेकडाउन ऑफ मसल। हमारे बॉडी के जो मसल्स रहते हैं, मसल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए किडनी के द्वारा क्या हो जाता है, ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यूरिया में अगर क्रिएटिनिन का लेवल पता करना है ना, तो लेवल पता करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टाइम स्पेसिमेन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका जो यूज रहता है कहाँ पे करते हैं हम, रीनल फेलियर वाली कंडीशन में करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट का क्या हो जाएगा, रीनल फेल हो जाएगा, है ना, किडनी अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। किडनी का काम क्या था कि जो क्रिएटिनिन है जो हमारी बॉडी के मसल्स का वेस्ट पदार्थ है उसको क्या करना, किडनी के थ्रू छानकर बाहर निकाल देना। पर अगर हमारा रीनल सिस्टम फेल हो गया है, मतलब वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो क्रिएटिनिन रहता है वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो रीनल फेलियर वाली कंडीशन है उसमें क्रिएटिनिन का लेवल पता लगाने के लिए भी इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है इतना। अब इसमें हम लिख लेते हैं प्रोसीजर, क्या क्या करेंगे हम इसमें। प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में क्या करेंगे, टाइम टू टाइम कलेक्शन ऑफ यूरिन इन बिटवीन 24 आवर्स, ठीक है। क्या करना है हमको, टाइम टू टाइम क्या करना है, यूरिन का जो सैंपल है उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, एम्प्टी करना है हमारे ब्लैडर को। क्या करेंगे नेक्स्ट, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करना है, एम्प्टी करना है। उसके बाद में क्या करना है, यूरेथ्रा को क्लीन करना है। जब भी सैंपल लेते हैं तो क्या करेंगे, यूरेथ्रा को क्लीन करेंगे, क्लीन द यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा को हमेशा जब भी यूरिन का सैंपल लेते हैं तो हर मेथड में अपन को क्या करना है, यूरेथ्रा को क्लीन करना है। यूरेथ्रा को क्लीन क्यों करना है, क्योंकि हम जो सैंपल का कलेक्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कर रहे हैं या किसी डिसीज कंडीशन का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपने क्या नहीं करा है, यूरेथ्रा को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करा है ना, तो हो सकता है अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण जो यूरेथ्रा रहता है वहाँ पर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, है ना। और जब आपने यूरिन का सैंपल लिया है तो वो यूरिन के साथ में आपके जो सैंपल लिया है उसमें भी आ सकते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या हो पाएगा, जो डिजीज कंडीशन है या जो इन्फेक्शन है उसका एक्यूरेट रिजल्ट आपको पता नहीं लग पाएगा। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जब भी आपको क्या करना है, यूरिन का सैंपल लेना है तो ऑलवेज क्या करना है, अपन को जो पेशेंट का यूरेथ्रा है यूरेथ्रा को क्लीन कर लेना है। उसके बाद में स्टेराइल जो कंटेनर रहता है उसी में आपको सैंपल लेना है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्कार्ड करना है हमको, डिस्कार्ड फर्स्ट 5 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन एंड आफ्टर कलेक्ट सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यूरेथ्रा को तो क्लीन कर लेना है, रीजन देख लिया हमने क्यों करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है कि डिस्कार्ड कर देना है हमको फर्स्ट 5 ड्रॉप, मतलब कि जब भी पेशेंट का यूरिन सैंपल अपन लेते हैं
डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद में क्या लेना है, फिर सैंपल ले लेना है ना। तो फर्स्ट फेव जो ड्रॉप है, थोड़ी सी ड्रॉप हम डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन है। जो फर्स्ट ड्रॉप आएगी हो सकता है कि यूरेथ्रा में जो आपके अनहाइजीन कंडीशन के कारण कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो जो फर्स्ट यूरिन के ड्रॉप आएंगे है ना, तो उसके साथ में वो ड्रॉप के साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी आपके कंटेनर में आ सकता है। इसलिए क्या करना है अपन को ऑलवेज, जो फर्स्ट कुछ ड्रॉप्स आती है यूरिन की उसको डिस्कार्ड कर दो, उसके बाद में जो यूरिन आता है उसका सैंपल ले लो, ताकि उसके जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड के बारे में। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है अपनी, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, ये क्या होती है, तो इट इज अ मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल मेथड फॉर कल्चर ऑफ यूरिन टेस्ट। सबसे पहली बात तो क्या है कि सैंपल जो होता है कब लेते हैं, इसमें अपन सैंपल कलेक्शन इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मिड स्ट्रीम तैयार करना है अपन को। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल जो कलेक्शन होता है हम कब लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है अपन को, कि ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड होती है। मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। ठीक है, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड होती है यूरिन कलेक्शन के लिए। मतलब ये क्या देती है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, इसको यूज क्यों करते हैं हम, सैंपल कलेक्शन फॉर कल्चर टेस्ट। ठीक है, जो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन रहता है, इसमें सैंपल हम क्यों लेते हैं, कल्चर टेस्ट के लिए। ठीक है, अब कल्चर टेस्ट मतलब क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर आपको क्या करना है, डिटेल में आइडेंटिफाई करना है या फिर पता लगाना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है। उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट मतलब क्या होता है, डिटेल स्टडी बोल सकते हैं इसको, क्या, डिटेल्ड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है, हमको अगर डिटेल स्टडी करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की क्या होती है, स्पेशल मेथड होती है या प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का उपयोग करके क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करवाएंगे तो आसानी से अपन क्या कर पाते हैं, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो उसके अपन क्या कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कल्चर टेस्ट अगर आपको किसी पेशेंट का करना है तो अपन को याद रखना है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है कि पेशेंट का जो यूरिन कल्चर टेस्ट करना है, तो आपको याद रखना है, मेथड याद रखना चाहिए कि कौन सी मेथड का यूज करोगे आप, मिड स्ट्रीम मेथड का यूज करोगे, जिसमें सैंपल कब लेना है, अर्ली मॉर्निंग। जब भी पेशेंट सो के उठता है तो फर्स्ट जब वो यूरिन पास आउट करता है उस समय भी क्या कर लो, आप उसका सैंपल कलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड होती है, मतलब कि एक्यूरेट रिजल्ट देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा है कि इसमें सैंपल का कलेक्शन क्यों करते हैं हम, कल्चर टेस्ट के लिए करते हैं। कल्चर टेस्ट का मतलब क्या होता है, डिटेल एग्जामिन करना या स्टडी करना किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसमें भी अपन लिख सकते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं अपन, इसमें भी क्या करेंगे, यूरेथ्रा को क्लीन करेंगे। अपन लिख लेंगे यहाँ पे क्या, ऑलवेज क्लीन द यूरेथ्रा बिफोर टेकिंग सैंपल, बिफोर टेकिंग यूरिन सैंपल। जब भी हम क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, इससे पहले हमेशा ऑलवेज क्या करना है, आपको यूरेथ्रा को क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद में और क्या बोल सकते हैं अपन, तो अपन जो कंटेनर लेना है वो कैसा लेना है, हमको स्टेराइल लेना है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑलवेज सिलेक्ट स्टेराइल कंटेनर फॉर यूरिन सैंपल कलेक्शन। ऑलवेज क्या करना है हमको, जब भी हम यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, एक प्लास्टिक का स्टेराइल कंटेनर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेराइल कंटेनर लेना है, कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए। ठीक है, स्टेराइल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का होना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इसमें अपन वही लिख सकते हैं कि अपन क्या करेंगे, जब भी सैंपल लेते हैं हमको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है फर्स्ट फेव ड्रॉप्स को, डिस्कार्ड फर्स्ट फेव
होती है शुरुआत की, उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर है इतना? ये हमारा क्या होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्शन होता है। क्लियर है? इसके बाद में आगे नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, फोर्थ मेथड होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैथेटर सैंपल कलेक्शन। फोर्थ मेथड का नाम क्या है, कैथेटर सैंपल कलेक्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या करना है इसमें, कैथेटर की हेल्प से क्या करना है, आपको सैंपल को कलेक्ट करना है। तो ऐसी मेथड जिसमें हम किसी कैथेटर का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैथेटर सैंपल कलेक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, इन दिस मेथड सैंपल कलेक्टेड विथ हेल्प ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर, इस मेथड में हम क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटर की मदद से क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देख लेते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, किस किस कंडीशन में आपको कैथेटर लगा के सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट अपने आप से यूरिन का सैंपल आपको नहीं दे सकता है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के अंदर कैथेटर को, उसके यूरेथ्रा में कैथेटर को इंसर्ट करवा के वहाँ से आपको सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से इंडिकेशन होंगे इसकी, क्या होंगे, ऐसे पेशेंट में ले लो जो क्या हो, अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, मतलब वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के प्रति क्या नहीं है, अवेयर नहीं है, मतलब कि वो बेड से उठ भी नहीं पाएगा और आपको यूरिन का सैंपल नहीं दे पाएगा। तो उस कंडीशन में सैंपल लेने के लिए आप क्या करोगे, कैथेटर का यूज करोगे। इसके बाद में सेकेंड इंडिकेशन हो सकता है लैक ऑफ सेंसेशन। लैक ऑफ सेंसेशन, ठीक है, पेशेंट में क्या हो रहा है, लैक ऑफ सेंसेशन हो रहा है। लैक ऑफ सेंसेशन मतलब, सेंसेशन का मतलब क्या होगा, कि आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना। अब ब्रेन के थ्रू क्या मिलता है, इसको सिग्नल मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, ब्रेन के थ्रू इसको क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है ना। यूरिनरी ब्लैडर में क्या पाया जाता है, ट्रेड्यूसर मसल्स, क्या पाए जाते हैं, ट्रेड्यूसर मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब सिग्नल मिलता है इसको या सेंसेशन मिलता है, तो उस कंडीशन में जो मसल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जब इसको सिग्नल मिला, यहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो ब्लैडर रहता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब रिवल जो हमारा ब्लैडर रहता है वो क्या हो जाता है, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हमारे जो इंटरनल यूरेथ्रा के अंदर स्पिंचर रहते हैं, क्या रहते हैं, यहाँ पर स्पिंचर रहते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर। ठीक है, यूरेथ्रा में क्या पाए जाते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा, डेट्रूसर मसल में क्या होगा, रिस्पांस मिलेगा या फिर उसको इंपल्सेस मिलेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मसल्स रहते हैं हमारे ब्लैडर के वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो यूरेथ्रा रहता है उसके जो इंटरनल क्या रहता है, यूरेथ्रल स्पिंचर रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मसल्स क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, और जो हमारा स्पिंचर था वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। उस कंडीशन में क्या हो गया, फिर यूरिन पास आउट हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ सेंसेशन, है ना। तो अगर क्या हो जाती है, लैक ऑफ सेंसेशन मतलब कि जो ब्रेन से सिग्नल आना चाहिए वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं किसी कंडीशन की वजह से, मतलब सेंसेशन प्रॉपर्ली आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर्ली जब सेंसेशन नहीं मिलेंगे तो नॉर्मली जो यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस होती है वो भी पेशेंट में प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, पेशेंट में कैथेटर लगा के सैंपल को कलेक्ट कर लोगे। क्लियर है इतना? उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, इंडिकेशन हो क्या हो सकता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फीमेल में अगर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उसकी, ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है मतलब ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर सैंपल लेना है ना, तो अगर आप यूरिन का सैंपल लेते हो तो उसमें भी क्या हो सकता है, जो ब्लड है वो आ सकता है, तो उससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पता चलेगा। तो उस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, फीमेल में कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवा के सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली हमारी क्या होती है, 3 इंडिकेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैथेटर की हेल्प लेते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, किसमें अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तब ले लेंगे, अगर सेंसेशन की कमी है, सेंसेशन देखते हैं आपने कैसे आता है। उसके बाद में अगर पेशेंट को क्या हो गया हो, अगर हो रहा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम कैथेटर को लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं प्रोसेस प्रोसेस में क्या करेंगे आगे, प्रोसीजर देख लेते हैं इसकी, किससे लेंगे सैंपल। प्रोसीजर फर्स्ट क्या करेंगे, अपन क्लैंप कर देंगे, क्लैंप द कैथेटर बिफोर 30 मिनट। ठीक है, जब भी सैंपल लेना है उसके 30 मिनट पहले क्या कर देंगे, हम
उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लीन द पार्ट ऑफ कैथेटर विथ बेटाडीन। क्या करेंगे, जो कैथेटर इसको क्या कर देंगे, बेटाडीन से क्लीन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे आगे, यूज नीडल एस्पिरेशन मेथड फॉर कलेक्शन। क्लियर है? क्या देखा हमने प्रोसीजर में, सबसे पहले बात हमने की कि कैथेटर को हम लगा के क्या करते हैं, सैंपल को ले लेते हैं, इंडिकेशन देख लिया हमने। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में सिंपल सा क्या करना है आपको, जब भी सैंपल आपको कैथेटर के थ्रू कनेक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, कैथेटर लगा दिया है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपन को सैंपल अगर लेना है तो जब भी सैंपल लेना है तो 30 मिनट पहले क्या कर देंगे, हम कैथेटर को क्लैंप कर देंगे। क्लैंप कर देंगे मतलब क्या कि यूरिन जो रहेगा वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। मतलब आपका जो यूरोबैग है उसमें यूरिन नहीं आएगा, ब्लैडर में ही रहेगा, है ना। तो इसका रीजन क्या होता है क्लैंप करने का, जब रिजल्ट में क्या रहेगा 30 मिनट तक जो यूरिन रहता है वहीं पर कलेक्ट रहेगा। तो अपन जब यूरिन का सैंपल लेंगे तो वो क्या देगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, है ना। जो भी इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो यूरिन जो स्टोर रहेगा उसमें अपन को क्या मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अपन को क्या करना है, 30 मिनट पहले उसको क्लैंप कर देना है। उसके बाद हमने देखा कि क्या करना है, आपको क्लीन कर देना है इसको, पार्ट ऑफ द कैथेटर विथ बेटाडीन, है ना। अब जहाँ से आप क्या कर रहे हो, सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, है ना, यूरोबैग को आपने क्या कर दिया, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है और क्या कर दिया है, उस जो कैथेटर का पार्ट था उसको क्या कर दिया है, बेटाडीन के हेल्प से क्लीन कर दिया है। क्लीन करने का रीजन वही है कि अगर वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या कर दो, वहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देंगे हम, तो यूज करेंगे क्या, नीडल एस्पिरेशन मेथड का यूज करेंगे, कलेक्शन ऑफ यूरिन। नीडल एस्पिरेशन मेथड मतलब क्या कि एक नीडल लेंगे, नीडल की हेल्प से क्या करेंगे, जहाँ पर यूरोबैग कनेक्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया और नीडल की मदद से क्या कर दिया, वहाँ से जो यूरिन था उसको क्या कर दिया, एस्पिरेट कर दिया, है ना। मतलब वहाँ से यूरिन को रिमूव कर लेंगे और क्या कर लेंगे, हम हमारे कंटेनर में सैंपल को कलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी पूरी क्या होती है, कैथेटर सैंपल कलेक्शन की मेथड होती है। क्लियर है इतना? इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सी थी हमारी, सुप्राप्यूबिक मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट में लिख लिया था कि सुप्राप्यूबिक जो मेथड होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, सुप्राप्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से अगर सैंपल ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुप्राप्यूबिक मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। तो इनमें इसमें लिख लेंगे इन सुप्राप्यूबिक मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन, सुप्राप्यूबिक मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन सैंपल आर डायरेक्टली कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्लियर है? सुप्राप्यूबिक से अलग लिखना है, सुप्राप्यूबिक रीजन में आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो हम जो इसमें सैंपल कलेक्शन करते हैं कहाँ से करते हैं, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से ही सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है, मोस्ट स्टेराइल मेथड होती है, इट इज द मोस्ट स्टेराइल मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, मोस्ट स्टेराइल मेथड होती है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन का स्टोरेज हो रहा था वहीं से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या होती है, मोस्ट स्टेराइल मेथड होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या बोल सकते हैं, तो इट इज अ लेस कंटामिनेटेड मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन की क्या होती है, ये लेस कंटामिनेटेड मेथड होती है। लेस कंटामिनेटेड भी क्यों होगी, क्योंकि जो डायरेक्ट सैंपल है कहाँ से ले रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। अब इंडिकेशन देख लेते हैं, किस कंडीशन में आपको ब्लैडर से लेना पड़ेगा सैंपल, इंडिकेशन
कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, कोई भी जो एब्नॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है या फिर कोई ब्लड का फ्लोट जम रहा है, जिस कंडीशन की वजह से यूरिन वो यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं कर सकता है, सैंपल नहीं दे सकता है, तो इस कंडीशन में क्या कर लो, डायरेक्ट उसके ब्लैडर के अंदर से क्या कर लो, सैंपल को कलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन कि कितने अमाउंट में यूरिन लेते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ यूरिन कितना लेते हैं हम, तो अमाउंट कितना लेंगे, 10 ml लेंगे और 100 ml लेंगे, है ना। 10 ml किस लेते हैं हम, फॉर कल्चर टेस्ट। हमको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रेजेंट है उसका अगर कल्चर करवाना है तो उसके लिए हम सैंपल कितना ले लेंगे, 10 ml ले लेंगे। उसके अलावा अगर बात करें हमको अगर क्या लेना है, अदर कंडीशन के लिए किसी डिसीज का पता लगाने के लिए हमको लेना है, या प्रोटीन का पता लगाना है, या क्रिएटिनिन का पता लगाना है, इस कंडीशन के लिए हम क्या लेंगे, 100 ml का हमारा यूरिन सैंपल ले लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि यूरिन जो होता है उसको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ यूरिन सैंपल। अब यूरिन का हमने सैंपल तो ले लिया है ना, तो उसको हमको कितने टेम्परेचर पे रखना होता है, तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं, इतने टेम्परेचर पे लिखते हैं इसमें यूरिन सैंपल आर स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे हम बोल सकते हैं एस्केप यूरिन सैंपल स्टोर फॉर 22 आवर्स आफ्टर क्या देखा हमने क्या देखा अभी, यूरिन सैंपल है ना, सैंपल देख लिया हमने कि यूरिन सैंपल क्या होता है और किस किस मेथड से हम किस किस पर्पस के लिए यूरिन का सैंपल लेते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग क्या थी कि स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि क्या जो यूरिन का हमने सैंपल लिया है उसका स्टोरेज अगर हमको करना है ना, टेस्ट के लिए हमने सैंपल लिया है, अब क्या करना है हमको स्टोर करके उसको रखना है, तो हमको उसको किस टेम्परेचर पर रखना है। तो इससे क्या होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट MCQs बनते हैं कि यूरिन का जो स्टोरेज रहता है वो कितने टेम्परेचर पे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरिन अगर 24 घंटे के लिए अपन को सैंपल को रखना है ना, तो किस टेम्परेचर पे रखेंगे अपन, रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि उसको कोई भी स्पेसिफिक अलग से रखने की जरूरत नहीं है ना, उसको फ्रीज करने की जरूरत है, डायरेक्ट अपन क्या कर दो, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसी पे यूरिन का सैंपल रख दो और 24 घंटे के अंदर उसको एनालिसिस कर लो या उसका टेस्ट कर लो, है ना। उसका नेक्स्ट अपन एक लाइन लिखी है कि एक्सेप्ट यूरिन सैंपल स्टोर फॉर 24 आवर्स आफ्टर। ठीक है, सैंपल अपन को ले लिया है और 24 आवर्स बाद अगर तक के लिए भी अपन को रखना है, मतलब कि उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है ना, तो उस कंडीशन में आप जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रखोगे, 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, यूरिन का जो सैंपल रहता है उसको रखोगे। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन सैंपल। अब सैंपल आपने ले लिया है, अगर आपको 24 घंटे के बाद तक भी सैंपल को प्रिजर्व करके रखना है या बचा के रखना है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ एजेंट का यूज करते हैं। कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं हमारे, फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेलिन 10%, सेकेंड क्या होगा, बोरिक एसिड 1 to 2%, एसिटिक एसिड, ठीक है। प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, यूरिन को अगर प्रिजर्व करके रखना है, मतलब उसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है ज़्यादा दिनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, फर्स्ट हमारा फॉर्मेलिन 10% होता है, उसका सेकंड क्या होता है, बोरिक एसिड 1 to 2%, और क्या होता है, एसिटिक एसिड, है ना। तीनों क्या है, केमिकल है, नाम याद रखने पड़ेंगे इसके। ये क्या इसलिए यूज़ कर सकते हैं अपन, जो अपना यूरिन का सैंपल है उसको प्रिजर्व करने के लिए रख सकते हैं, मतलब हमारा जो सैंपल है वो खराब नहीं होगा। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यूरिन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिन एनालिसिस के बारे में। यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या होती है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम इसमें, जो हमारा यूरिन है उसका हम क्या करेंगे, अब सैंपल तो आपने ले लिया, अब उसको
उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। मतलब उसमें अपन को फाइंडिंग देखनी है कि जो नॉर्मल यूरिन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, उसका कलर कैसा होता है, उसका जो पीएच होता है कैसा होता है ना, और जो एब्नॉर्मल कलर होता है वो क्या होता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होती है यूरिन में, जो एक हेल्थी पर्सन में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यूरिन का कलर। फर्स्ट नॉर्मल फाइंडिंग क्या देखेंगे हम, यूरिन का कलर, यूरिन कलर। ठीक है, नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन रहता है उसका यूरिन कैसा होना चाहिए, पेल येलो होना चाहिए। इसकी वजह से होना चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिरुबिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं हम नॉर्मल फाइंडिंग में और क्या क्या देखेंगे हम, यूरिन का पीएच देखेंगे। यूरिन का पीएच कैसा होता है नहीं, तो हमारा जो यूरिन रहता है वो कैसा होता है 6.8, इसका क्या होता है पीएच होता है, मतलब ये क्या होता है स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, साथ से हमें मतलब क्या होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। उसके बाद में क्या देखेंगे हम, यूरिन की ऑडर, यूरिन ऑडर या बोल सकते हैं यूरिन की स्मेल, है ना। नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन रहता है उसकी यूरिन की स्मेल कैसी होती है, एरोमेटिक। कैसी होती है, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, हम नॉट स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब कि उसमें से बदबू नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा स्मेल जो रहती है वो नहीं आती है। ठीक है, और क्या क्या नॉर्मल फाइंडिंग देखेंगे हम, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या होती है हमारी यूरिन के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग होती है ना। नॉर्मल फाइंडिंग में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट देखा हमने यूरिन का कलर, कि अगर एक हेल्दी पर्सन है ना, यूरिन का सैंपल ले लिया, आप कैसे पता लगाओगे कि सैंपल हेल्दी पर्सन का है या अनहेल्दी पर्सन का है। तो फर्स्ट हमने क्या देख लिया, यूरिन का कलर देख लिया। नॉर्मल जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसके यूरिन का कलर कैसा होता है, पर्ल येलो होता है। पर्ल येलो मतलब क्या बोल सकते हो कि हल्का पीले कलर का उसका यूरिन होता है। अब पीला कलर का क्यों होता है, येलो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिरुबिन, है ना। जो आपका बिलिरुबिन रहता है जो यूरिन में पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोबिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो होता है आपका जो यूरिन होता है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यूरिन का पीएच। यूरिन का जो पीएच रहता है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना है कि कैसा होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। एसिडिक होता है मतलब कि 7 से कम नंबर होता है इसका, याद रख लो क्या होता है 6.8 होता है, इसलिए अपने बोला है उसको क्या, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि यूरिन जो होता है उसकी ऑर्डर कैसी होती है, मतलब इसमें से स्मेल कैसे आना चाहिए। तो अगर एक हेल्दी पर्सन का यूरिन है तो उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक होती है ना। एरोमेटिक मतलब क्या, नॉट स्ट्रॉन्ग स्मेल, है ना। मतलब एरोमेटिक का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि अगर जो यूरिन होता है हेल्दी पर्सन का उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। क्लियर है इतना। उसके अंदर हमने देखा कि जो यूरिन रहता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब कि जो यूरिन का गाढ़ापन होता है या उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है या सांद्रता होती है वो कितनी होती है। तो अपन को याद रखना है ये वैल्यू, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि हमारा जो यूरिन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ठीक है, तो हमको पता ही चलता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है, मतलब क्या कि यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है। तो अपन को ये वैल्यू याद रखनी है, कितना होता है 1.010 होता है ना। उससे लेकर कितना हो सकता है 1.030 तक हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होती है, एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी यूरिन में पाई जाने वाली फाइंडिंग्स होती है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हम एब्नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं कि एब्नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी हमको यूरिन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एब्नॉर्मल फाइंडिंग क्या मिलेगी। इफ यूरिन पीएच, ठीक है, यूरिन का पीएच अगर कैसा है, एल्कलाइन है, एल्कलाइन
है वो कैसा होना चाहिए आपका, एसिडिक होना चाहिए। तो अगर यूरिन जो रहता है वो कैसा है, एल्कलाइन नेचर का है, मतलब उसका जो पीएच है वो 6.8 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है ना। पीएच कैसा है, पीएच देख के भी आप पता लगा लोगे कि जो यूरिन होता है कैसा सैंपल है वो कैसा है, एबनॉर्मल है। कैसे पता लगाया, पीएच से पता लगा लिया, क्योंकि उनको नॉर्मल पीएच याद था कि इसका जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना था, 6.8 था, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक था, है ना। तो पीएच कितना आ गया है, जो आपका एसिडिक था उसे क्या बदल गया है, वो बेस में बदल गया है या फिर एल्कलाइन में बदल गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एबनॉर्मल फाइंडिंग बोल देंगे। ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। तो नॉर्मल हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली थी, कितनी होना चाहिए, 1.0, 10 से लेकर 1.0 30 तक क्या होना चाहिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, है ना। तो हमारी जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है या तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ये भी क्या है, एक एबनॉर्मलिटी है ना। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी, मतलब आपका यूरिन अगर गाढ़ा हो जाता है, तो ये भी किसका साइन होता है, डिहाइड्रेशन का साइन होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो कम किस कंडीशन में होती है, डायबिटीज इंसिपिडेंस की कंडीशन में क्या हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, मतलब कि ज़्यादा उसके यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, मतलब कि उसमें जो गाढ़ापन था, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ रही है ना, तब भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है। क्लियर है ना। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि कब कब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। डायबिटीज इंसिपिडेंशन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। डायबिटीज में क्या हो जाती है, जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। डायबिटीज ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी कंडीशन की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो भी क्या हो जाती है, यूरिन की बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं हम डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी या बढ़ेगी, डिहाइड्रेशन में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो जब पानी कम है, मतलब कि जो भी यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। तो डिहाइड्रेशन में हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओलिगोयूरिया। ठीक है, ओलिगोयूरिया में क्या हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ओलिगोयूरिया मतलब क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस, इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है ना, नेक्स्ट में लिख लेते हैं इंक्रीज एक्सेसिव, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ज़्यादा अगर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब बार बार अगर यूरिन पास आउट करेगा, तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसकी सांद्रता या जो उसका गाढ़ापन था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी क्या रहती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स रहती है, ठीक है। क्लियर है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं हम, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ यूरिन, है ना। अभी यूरिन के बारे में क्या क्या बताया, एबनॉर्मल में हमने उसका पीएच देख लिया, पीएच अगर नॉर्मली होना चाहिए था 6.8, मतलब कि एसिडिक होना चाहिए था, बेस हो गया है, मतलब क्या हो गया है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है। उसके बाद में हमने बात करी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल होती है उससे अगर कम हो गई, मतलब तब भी क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी क्या होती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है ना। उसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ यूरिन, मतलब कि एबनॉर्मल फाइंडिंग में जो यूरिन की अपीयरेंस रहती है, या बोल सकते हो यूरिन का जो कलर रहता है ना, कौन कौन से कलर आपको किस किस कंडीशन में, किस किस बीमारी में देखने को मिलते हैं ना। फर्स्ट हमको दिख रहा है क्या, व्हाइट कलर का यूरिन, है ना। तो अपन ने देखा था कि नॉर्मल जो फाइंडिंग रहती है
नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा होना चाहिए, पल येलो होना चाहिए, मतलब हल्का पीला होना चाहिए, है ना। यहाँ पर यूरिन कैसा दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का आपका यूरिन दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाइट कलर का जो यूरिन रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइलोयूरिया, काइलोयूरिया। किसकी वजह से होता है ये, हमारा जो यूरिन है उसमें क्या हो गया है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है ना, जो लिम्फ होता है हमारा, अगर वो हमारे यूरिन के अंदर आ गया है ना, तो किसी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया है, हमारा लिम्फ के ड्रेनों के कहाँ पे आ गया है, हमारे ब्लैडर तक आ गया है, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है, या हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है ना। तो उसकी वजह से हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, है ना। तो व्हाइट कलर को होना है यूरिन का, उसको हम किस कन्वर्जन से प्रेजेंट करते हैं, काइलोयूरिया के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, स्मोकी कलर का यूरिन, है ना। स्मोकी कलर जो होता है उसकी वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड पिगमेंट, ठीक है। स्मोकी कलर मतलब कि जैसे आप धुआं होता है उस टाइप से आपका यूरिन का कलर दिखेगा, है ना, स्मोकी कलर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड का कोई पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो कैसा दिख रहा है, स्मोकी कलर का दिख रहा है। नेक्स्ट है ब्राउन कलर का यूरिन, ठीक है। ये इसकी वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइट, ठीक है। इसमें आपको बस कंडीशन याद रखनी है कि किस कंडीशन की वजह से कौन सी कलर का यूरिन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हैवी क्लाउड कलर यूरिन, ठीक है। हैवी क्लाउड कलर यूरिन किस वजह से दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस। हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट है, अगर पस प्रेजेंट है तो पस की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा यूरिन होता है वो कैसा दिखेगा, हैवी क्लाउड दिखेगा। हैवी क्लाउड मतलब कि जब यूरिन को हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, हम कंटेनर में देखेंगे तो उसमें क्लाउड ही दिखेगा, मतलब कि आपको जैसे बबल्स होते हैं या क्लाउड्स होते हैं उस टाइप से क्या दिखेगा, धुएं जैसा दिखेगा, मतलब कि क्लियर जो फ्लूइड रहता है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसको मैंने क्या बोला है, हैवी क्लाउड कलर यूरिन, है ना। बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला जैसे गंदा पानी होता है उस टाइप से आपको यूरिन दिखाई देगा, है ना। तो अपन क्या बोल देंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पस, मतलब पस की वजह से आपको हैवी क्लाउड वाला यूरिन देखने को मिलता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फाइन सेड कलर यूरिन, इसकी वजह से होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन, के यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर स्टोन प्रेजेंट है ना। यहाँ से क्या होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, एबनॉर्मल कलर होते हैं, इससे बहुत बार एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, है ना। तो उनको कलर से याद रखना है कि किस कलर यूरिन का जो कलर है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से ऐसा कलर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें आपको याद रखना है सबके कलर और उसमें क्यों प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइन सैंड जो कलर रहता है इसकी वजह से दिखता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्टोन, है ना। फाइन सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, रेत, ठीक है। फाइन मतलब क्या, छोटे छोटे रेतीले आपको दिख रहे हैं, मतलब कि पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपके यूरिन के अंदर, है ना। यूरिन का आपने जो सैंपल लिया है उसमें क्या दिख रहे हैं, फाइन सैंड्स दिख रहे हैं। सैंड्स मतलब क्या, रेत को सैंड बोलते हैं हम, है ना। तो फाइन क्या दिख रहे हैं हमको, सैंड्स दिख रहे हैं या फिर कंकर टाइप का आपको यूरिन दिखाई दे रहा है, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्टोन, है ना। स्टोन क्या हो जाता है, स्टोन क्या होता है, तो स्टोन जो रहता है हमारे किसी भी पार्ट में बन सकता है, जो ब्लैडर वाला पार्ट रहता है, किडनी वाला पार्ट रहता है, या फिर यूरेथ्रा वाला पार्ट रहता है, कहीं पे भी क्या हो गया है, जो मिनरल्स रहते हैं उसके एक्यूमुलेशन होने के कारण क्या हो गया है, स्टोन बन गया है ना। तो स्टोन अगर रहेगा तो कुछ पार्टिकल्स स्टोन के टूटते जाएंगे और यूरिन में आते जाएंगे या ड्रेन होते जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा यूरिन का सैंपल रहता है वो कैसे दिखेगा, फाइन सैंड कलर का यूरिन दिखाई देगा। तो आप क्या पता लगा लोगे कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, यूरिन में क्या है, स्टोन प्रेजेंट है, क्लियर है इतना। तो ये क्या होते हैं, हमारे अपीयरेंस ऑफ यूरिन होते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होती है वो देख लिए, नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होती है वो भी देख लिए, बस आपको कलर कोड से याद रखना पड़ेगा कि कलर किस वजह से प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। इमेज में हम देखते हैं कि क्लियर जो रहता है, अगर हमको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का यूरिन, ठीक है, मतलब कि यूरिन कैसा दिख रहा है, नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होना था यार, पहले येलो होना था। सबसे पहली बात तो कि नॉर्मल कलर आपको पता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पेल येलो, मतलब हल्का पीला कलर का यूरिन होना चाहिए, ठीक है। तो हल्का पीला कलर का क्या होता है, नॉर्मल यूरिन होता है, ऐसा अगर दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल यूरिन है, ठीक है। जो सैंपल कंटेनर में आपने लिया है वो कैसा दिख रहा है, एकदम वाइट दिखाई दे रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिख रहा है, मतलब पेशेंट क्या है, ओवर हाइड्रेटेड है। ओवर हाइड्रेटेड मतलब कि क्या, बहुत ज़्यादा फ्लूइड उसने लिया हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसने पानी पिया है, इस कंडीशन में उसका जो यूरिन है एकदम पानी जैसा ही आ रहा है, मतलब उसको टाइम ही नहीं मिला है कि दूसरे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बढ़े या फिर दूसरे जो पार्टिकल है उसमें
प्रॉपरली मिल पाया है ना, इसलिए कैसा हो गया है वो एकदम सफेद आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। उसके बाद में अगर बात करें कि क्लाउडी या पल्स वाला आपको यूरिन दिख रहा है तो ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लाउडली मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा आपको, किसकी वजह से होता है, ये इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी कौन सा बोले अपन तो यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो पेशेंट का अगर आपको यूरिन क्लाउडी क्लाउडी दिख रहा है या पल्स वाला दिख रहा है तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर है ना। उसके बाद में अगर यूरिन आपको कैसा दिख रहा है, डार्क येलो कलर का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, डार्क येलो दिख रहा है, गाढ़ा यूरिन दिख रहा है, तो इसकी वजह से होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, है ना। तो अपन खुद के एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं कि हम अगर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन को पास आउट करने जाते हैं, तो हमारा जो यूरिन रहता है वो कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है, या पानी मतलब कैसा होता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद यूरिन हम पास करते हैं, तो इसकी वजह से होता है ओवर हाइड्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमको याद रखना है कि हल्का पीला यूरिन आ रहा है मतलब कि क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूरिन जो है वो हेल्दी है। क्लियर है। इसके बाद में हमको देखना है कि अगर हमारा जो यूरिन है वो क्लाउडी क्लाउडी आ रहा है, पस वाला आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में जो यूरिन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन वाला यूरिन है, मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, है ना, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या फिर हमारा जो यूरिन है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बनता है ना। गर्मी के दिनों में मोस्टली देखने को मिलता है, तो जो हमारे यूरिन होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा गाढ़ा आपको येलो कलर का यूरिन दिखाई देता है, जो कम कम अमाउंट में आता है ना। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिन लेता है कैसा हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है। ठीक है। तो अपने आपके एग्जाम्पल पे लेके इसको याद रखो तो आपको कलर नॉर्मली जो नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है वो क्लियर रहेगा। उसके बाद हम याद करें, नेक्स्ट बात करें तो रेड कलर का यूरिन अगर दिख रहा है आपको, तो रेड कलर का अगर यूरिन दिख रहा है तो इस कंडीशन में हो सकता है तो ये जो बीटरूट होता है ना, बीटरूट मतलब क्या होता है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट को हिंदी में बीटरूट जो होता है, बीटरूट को खाने की वजह से क्या हो सकता है, बीटरूट क्या होता है, चकुंदर। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, चकुंदर बोलते हैं। ठीक है। तो बीटरूट जो रहता है चकुंदर रहता है, ये क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ना। तो ये इस कंडीशन में हम इसको अगर खाते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, हमारा जो यूरिन रहता है उसको भी रेड रेड कर देता है। क्या कर देता है, रेड रेड कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि बीटरूट अगर अपन ने खाया है तो उसकी वजह से जो यूरिन है हमारा वो किस आ सकता है, रेड रेड कलर का आ सकता है। तो ये भी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। किसकी वजह से हुआ है, अगर बीटरूट खाने की वजह से हुआ है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। अदरवाइज अगर रेड कलर का यूरिन आ रहा है मतलब क्या है, इसमें ब्लड के जो ब्लड होता है उसके पार्टिकल प्रेजेंट है। क्लियर है ना। उसके बाद हम देखेंगे लीवर डिसीज, है ना। लीवर डिसीज में जो यूरिन रहता है वो कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि आप आगे हमने बात करी थी कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ब्राउन कलर किस वजह से होता है, बाइल की वजह से, है ना। लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है, जो हमारे गोल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है, जो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर जो बाइल लेता है वो लीकेज होकर कहाँ पे आ रहा है, हमारे मिक्स होकर हमारे यूरिन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो यूरिन रहता है कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ब्राउन कलर सिंपली याद हो जाएगा कि इससे रिलेटेड है, बाइल से रिलेटेड है, बाइल याद आ जाएगा तो आपको क्या याद रहना चाहिए, लीवर। मतलब कि अगर ब्राउन ब्राउन कलर का यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, मतलब क्या देख पाओगे आप, क्या आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट को क्या है, लीवर डिसीज हो सकता है। क्लियर है ना। उसके बाद हम देखेंगे डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर। ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है, तो रेंडोमाइलोसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है। डिसीज कंडीशन होती है रेंडोमाइलोसिस, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो यूरिन रहता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू कलर का। ब्लू कलर का किस वजह से होता है, मेडिकल डाइज की वजह से, है ना। ब्लू ब्लू कलर का यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, है ना, नीला नीला, तो अपन क्या समझेंगे कि मेडिकल डाई, मतलब कि पेशेंट में एक्सरे लेने के लिए अगर कोई डाई इंसर्ट की गई थी, है ना, तो डाई की वजह से क्या हो सकता है, उसका जो यूरिन रहता है वो कैसा हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। क्लियर है। डाइज का मतलब क्या होता है, कलर, है ना। जो हमारा कोई भी प्रोसीजर होती है बॉडी में जिसमें हमको एक्सरे लेना रहता है तो क्या करते हैं, पेशेंट को डाई खिला देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका एक्सरे ले लेते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है, जो रेडियो पे क्या लाइन रहती है उसके थ्रू क्या हो जाता है, अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो हमारी जो डाई होती है मेडिकल डाई, इसको अगर उस कंडीशन में पेशेंट को क्या दिए, डाई दिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो यूरिन रहता है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सारे ये सिंपल होते हैं, खुद के ऊपर एग्जाम्पल लेकर हमको क्या करना है, सारे कलर्स को याद करना है, उसका रिविजन करना है। क्लियर है इतना। ठीक है। थैंक यू। ये था हमारा पूरा यूरिन कलेक्शन, यूरिन सैंपल कलेक्शन के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। तो छोटी सी प्रोसीजर थी जिसमें हमने क्या देखा था कि यूरिन जो रहता है उसका सैंपल का कलेक्शन करते हैं। तो हमने अलग अलग 5 मेथड्स देखी थी, है ना। 5 मेथड्स के आपको नाम याद रखना है कि इस मेथड के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस मेथड का यूज कब किया जाता है, मेनली याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो यूरिन रहता है उसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग्स याद रहेगी तभी हम पता लगा पाएंगे कि एबनॉर्मलिटी क्या है। तो एबनॉर्मल
नॉर्मल फाइंडिंग एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग, दोनों को अपन को क्या करना है, डिफरेंस बना के याद रखना है। उसके बाद में जो इसके कलर्स होते हैं उसको आपको अपना खुद का एग्जांपल लेके याद रखना है कि हम जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो जो कलर रहता है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं, नॉर्मल हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हेल्दी है, मतलब पाली येलो रहता है। और अगर हम डिहाइड्रेशन में चल जाते हैं तो यूरिन कैसा होता है, डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इजी ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ क्या कर सकते हो, आप इस टॉपिक को क्लियरली याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।